साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस के आज 100 साल पूरे हो गए। 2 अक्टूबर 2025 यानी गांधी जयंती और विजयदशमी एक ही दिन। विजयदशमी के दिन 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए आरएसएस का कि इन 100 सालों में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका और निकट भविष्य में बनने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। तो आरएसएस 100 साल का बूढ़ा जरूर हो गया, जवानी के दिन भी देखे, अंग्रेजों की जासूसी भी की, देश के साथ गद्दारी भी किया और तो और एक आपराधिक संगठन के रूप में पूरी दुनिया में कुख्यात हुआ। कांग्रेस के लोग आरएसएस को आतंकी संगठन कहते हैं। राहुल गांधी के मुंह से आतंकी संगठन नहीं सुना गया, लेकिन बाकी नेता इसे आतंकी संगठन के रूप में ही संबोधित करते हैं। आरएसएस दुनिया का एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, अस्त्र शस्त्र की खुलेआम ट्रेनिंग देता है और दंगे भड़काता है, हादसे आयोजित करता है, अराजकता का माहौल पैदा करता है। संघ ही एक ऐसा संगठन है जो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, लेकिन उसके कर्म अपराध से जुड़े होते हैं। नरसंहार कराना हो, दंगे हादसे कराना हो, तो संघ आगे आगे रहता है। आजादी की लड़ाई के बाद जब बंटवारा हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो इस देश से मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को निकाल बाहर करने या पाकिस्तान भेजने के लिए इसी संघ ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसी समय से संघ एक आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है। 1925 में बना आरएसएस 1947 तक, आजादी के समय तक अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, अलबत्ते अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी जासूसी की, उनसे घूस लिया, उनसे पेंशन लिया और स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाकुओं, योद्धाओं की खुफिया जानकारी अंग्रेजों तक भेजने का काम किया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक कहता है, लेकिन वह ओबीसी, एससी, एसटी समाज, बहुजन समाज की तरक्की पसंद नहीं करता है। बहुजन समाज को वर्ण व्यवस्था के दलदल में आज भी झोंकना चाहता है। अंबेडकरवाद से आरएसएस के 36 के संबंध हैं, या यूं कहें अमृत और जहर के संबंध हैं। आरएसएस
एक ऐसा संगठन है जो सवर्णों के लिए, खास करके ब्राह्मणों के लिए काम करता है। संपूर्ण हिंदू समाज से इसका कोई नाता नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज को विकसित करने का पक्षधर, तरक्की करने का पक्षधर कतई नहीं है। ऊंची जातियों के लोग, सवर्ण जातियों के लोग को प्रमोट करना चाहता है और ओबीसी, एससी, एसटी को शूद्र बताकर उसे नीचता, गुलामी और जहालत में झोंकना चाहता है। आगे हाड़ी पीछे झाड़ू का सिद्धांत फिर से वह लागू करना चाहता है। मनुस्मृति युग में ओबीसी, एससी, एसटी को भेज करके आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा पर आधारित, महिलाओं के विरोध पर आधारित मनुस्मृति का समर्थन करता है। सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि संविधान की जगह मनुस्मृति का राज स्थापित करने का पक्षधर है और उसका साथ भारतीय जनता पार्टी और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन दे रहे हैं। तो जाहिर है कि इस देश में प्रजातंत्र की जड़ें गहराई तक हैं, संविधान की जड़ें गहराई तक हैं। अगर गहराई तक नहीं होती तो पिछले 11 वर्षों में जब से मोदी राज आया है अब तक संविधान का और लोकतंत्र का अता पता नहीं होता। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने, आरएसएस से जुड़े नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मनुस्मृति को लागू कर देंगे। लेकिन उसका यही दम्भ उसे धोखा दे गया और ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं के कान खड़े हो गए। खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के कान खड़े हो गए कि बाबा साहब के संविधान को आरएसएस हटाना चाहता है तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से दुश्मनी तो जरूर मोल ले लिया दिखाने के लिए, लेकिन संविधान की अवहेलना, संविधान की निंदा और संविधान की आलोचना से दूर हट गए और संविधान को गले लगाने लगे। यहाँ तक कि 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने संविधान के सामने साष्टांग पड़ गए और संविधान को सिर माथे से लगाया। तो संविधान की शक्ति का पता चल गया नरेंद्र मोदी को, लोकतंत्र का पता चल गया नरेंद्र मोदी को। अब ये कभी संविधान हटाने और लोकतंत्र को कमजोर करने की जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन आरएसएस अभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा है और पिछले 11 सालों में हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सका, संविधान नहीं हटाया जा सका। इसके लिए आरएसएस नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर रहा है। आरएसएस का मानना था कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे उस समय तक देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मनुस्मृति राज स्थापित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस देश की ओबीसी, एससी, एसटी की जनता ने नकार दिया और अगर दोबारा
लोकतंत्र हटाने, राजतंत्र लाने, संविधान हटाने, मनुस्मृति लाने की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, लेकिन इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं की संख्या 90% तक है। 10% सवर्ण शक्तियों के वोट के आधार पर इनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, सरकार बनाने की तो बात दूर। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव प्रचार के समय जब जेपी नड्डा कहते हैं कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से बड़ी दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है, तो उसी समय नरेंद्र मोदी और भागवत का मतभेद खुल करके सामने आ गया था और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने से हाथ खींच लिया था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। नरेंद्र सरेंडर हुए भागवत के सामने, ट्रंप के सामने, पुतिन के सामने और एक दिन राहुल गांधी के सामने भी सरेंडर होंगे हाइड्रोजन बम विस्फोट होने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को संघ के सामने सरेंडर हुए। 11 सितंबर को लेख लिख करके मोहन भागवत के पक्ष में, मोहन भागवत का गुणगान करते हुए भारत के सभी अखबारों में, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय अखबारों में आरएसएस के गुणगान का लेख लिखा नरेंद्र मोदी, तो उस दिन भी माना गया कि नरेंद्र सरेंडर हो गए। आज 1 अक्टूबर को भी नरेंद्र सरेंडर हो गए संघ के सामने, जब उन्होंने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की और हेडगेवार को आजादी की लड़ाई का योद्धा ठहराया। याद रहे, हेडगेवार आरएसएस बनाने के बाद यानी 2025 के बाद अंग्रेजों का समर्थक हो गया था, अंग्रेजों की जासूसी करने लगा था। न सिर्फ हेडगेवार बल्कि पूरा आरएसएस समूह और हिंदू महासभा, जिसमें सावरकर आदि भी थे। तो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेडगेवार आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे, सरासर गलत है। हाँ, जेल गए थे जरूर, लेकिन जिस समय वह जेल में गए थे उस समय कांग्रेस में थे। 1921 में महाराष्ट्र में हेट स्पीच देते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बात करते हैं, तो इन्हें जेल की सजा हुई थी 1 साल के लिए। 1922 में छूट करके आ भी गए थे। उसके बाद कभी हेडगेवार जेल नहीं गए और अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। तो हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक जितने भी संघ प्रमुख रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य रहा है, किसी भी सूरत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इनके 3 दुश्मन रहे हैं। पहला मुस्लिमों को निकाल बाहर करने के लिए बीजेपी से कानून भी बनवाया CAA NRC के रूप में, लेकिन मुस्लिमों को निकाला नहीं जा सका। इनके दूसरे विरोधी ईसाई हैं।
ईसाइयों से इनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे अंग्रेजों के समय से। इनके तीसरे दुश्मन इसी देश के लोग हैं, वामपंथी हैं। जी हां, आरएसएस वामपंथियों को अपना दुश्मन इसलिए मानता है क्योंकि वामपंथी समाजवाद की बात करते हैं। समाज के निचले तबके, मजदूर, किसान, वंचित वर्ग के उत्थान की बात करते हैं, जो आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस को यह भी नहीं पसंद है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। और आरएसएस के दबाव से ही नरेंद्र मोदी ने लगभग 90,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शिक्षा ग्रहण न कर सकें। और 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय तक, या यूं कहें 5वीं 6वीं से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा का भगवाकरण कर दिया, ताकि जो भी छात्र निकले वह आरएसएस के प्रचारक और अंधभक्त निकले। वामपंथियों से इसलिए भी इनकी दुश्मनी मानी जाती है क्योंकि वामपंथी साफ दिमाग के होते हैं, समाजवाद के प्रचारक होते हैं, मजदूर, गरीब, किसान, कमेरा वर्ग, वंचित वर्ग के साथ खड़े होते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरी बात, अंधविश्वास, पाखंड से कोसों दूर होते हैं वामपंथी। इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी के लोग वामपंथियों से नफरत करते हैं। संघ की स्थापना के बाद एक जासूसी संगठन के रूप में काम करने के बाद भारत के ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ काम करने के बाद क्या आपको लगता है कि संघ मजबूत हुआ है? हमें ऐसा नहीं लगता। संघ मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि जो संघ के अंदर लोग थे उनमें फूट हुई है और संघ खंड खंड पाखंड हुआ है। उसके सिद्धांत, उसका एजेंडा एक भी नहीं पूरा हो सका है, क्योंकि उसका एजेंडा शुद्ध कम्युनल यानी सांप्रदायिक रहा है। और सांप्रदायिक एजेंडे के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। राम मंदिर बनने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। जाहिर है कि इस देश के लोगों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को, सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया है ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने। इस तरह से आरएसएस की लगभग 95,000 शाखाएं हैं। इन शाखाओं का विस्तार करके 1 लाख संस्था बनाना चाहता है 2025-26 के दौरान। और पूरे 1 वर्ष तक 2 अक्टूबर 2025 से 2 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय आरएसएस ने लिया है। लेकिन इस शताब्दी वर्ष में उसके क्या कार्यक्रम होंगे? घर घर जाने का, घर घर जा करके सांप्रदायिकता और नफरत के बीज बोने का काम करेगा आरएसएस 1 साल तक। जाहिर है कि ओबीसी, एससी, एसटी के घर जाएंगे, अंबेडकर वादियों, दलितों, बुद्धिस्टों के यहाँ जाएंगे तो इन्हें बैरंग वापस कर दिया जाएगा। इनकी कोई कुछ नहीं सुनेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।